हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की जो दिवाली है बहुत ही बढ़िया ढंग से मनी होगी। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सेल के बारे में कुछ पढ़े थे और उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे थे, कोशिका की संरचना। कोशिका का संरचना हम लोग पिछले क्लास में कोशिका का संरचना को पढ़ रहे थे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है कोशिका के अंदर। तो सबसे पहले हम एक कोशिका बनाते हैं। ये कोशिका है। कोशिका की जो सबसे बाहरी लेयर था उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। कोशिका की जो बाहरी लेयर था उसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे, मेम्ब्रेन। कोशिका के सबसे बाहरी लेयर को हम लोग क्या कह रहे थे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होती थी उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह रहे थे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होती थी, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड भरा होता है, उसको कहते थे प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो न्यूक्लियस होता है जो कि गोल आकार का होता है, और न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर जो लिक्विड फैले होते हैं इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, यानी हिंदी में केंद्रक इसको कहते हैं। केंद्रक और इंग्लिश में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। आगे हम लोग समझते हैं, अब इसको एक एक करके समझते हैं। यानी सेल को हम लोग डिवाइड करें तो ये सेल है। सेल में क्या क्या होते हैं? एक सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। यानी केंद्र। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती है। उसको हम लोग कहते हैं कोशिका अंगक, यानी सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, उसको कहते हैं कोशिका अंगक। यानी इन्हीं साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाई जाती है? ढेर सारी छोटी छोटी संरचनाएं, जिसको कहते हैं कोशिका अंगक। इंग्लिश में बोले तो सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। एक तो लिविंग होता है, लिविंग कहने का मतलब क्या है, और दूसरा होता है नॉन लिविंग। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह की संरचनाएं पाई जाती है, एक तो लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। जो लिविंग संरचनाएं हैं उसको ऑर्गेनोइड्स कहते हैं, ऑर्गेनोइड्स। और जो नॉन लिविंग संरचनाएं हैं उसको हम लोग मेटाप्लास्ट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के संरचनाएं पाई जाती है, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग संरचनाओं को कहते हैं ऑर्गेनोइड्स, और जो नॉन लिविंग है उसको कहते हैं मेटाप्लास्ट। अब इसका लिविंग और नॉन लिविंग से क्या मतलब है? तो लिविंग संरचनाएं उसको कहेंगे जो अपने जैसे कोशिका को बना सकती है, यानी उसमें सेल डिवीजन हो सकता है। अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो कैसी संरचना है? लिविंग संरचना। यानी उसके कोई भी पार्ट टूट जा रहे हैं तो फिर से अपने से बना रहे हैं, तो उसको कहेंगे लिविंग, यानी ऑर्गेनोइड्स में वो आएगा। ऐसा क्या क्या संरचना है, ऐसा स्ट्रक्चर जो टूटने के बाद अपना मरम्मत खुद से नहीं कर पा रही है, यानी इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं मेटाप्लास्ट, यानी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब एक एक करके साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी संरचनाएं होती है उसको समझेंगे। उसके समझने से पहले हम लोग पहले सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में समझते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो यहाँ तक देख ले हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन को समझते हैं। चलिए तो हम समझते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका झिल्ली।
तो सबसे पहले देखा जाए कि ये कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है, कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका को यानी सेल के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो बहुत ही पतली होती है और ये लचीली होती है। कोशिका झिल्ली बहुत ही पतली, लचीली और क्या होती है? ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है आगे हम लोग समझेंगे। ये अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य यानी कोशिका झिल्ली बहुत ही पतली यानी थीन होती है, लचीली इलास्टिक होती है और अर्धपारगम्य का मतलब है सिलेक्टिव परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल होती है, परमेबल। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? सबसे पहले तो पतली होती है और लचीली होती है और अर्धपारगम्य होती है। इसका सबका मतलब हम लोग समझेंगे। इसकी जो कोशिका जो झिल्ली है, इसकी जो मोटाई है ये 75 एंगस्ट्रॉन होती है। इसकी कोशिका झिल्ली की मोटाई कितना है? 75 एंगस्ट्रॉन। इसका मोटाई पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली का मोटाई कितनी है, तो ये 75 एंगस्ट्रॉन मोटाई इसका होता है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अर्धपारगम्य का मतलब क्या है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है? तो अर्धपारगम्य का मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर या बाहर कोई चीज जा सकती है और यही नहीं कि पूरा चीज। जैसे मान लीजिए कोशिका को कोई चीज की जरूरत है तो उसको अंदर आने देगी, यानी ना कोशिका के अंदर ना सारा चीज जा सकता है अंदर और ना ही सारा चीज बाहर आ सकता है। इसका अर्थ का मतलब ये नहीं कि आधा चीज बाहर जाएगा और आधा अंदर आएगा, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। अर्धपारगम्य का मतलब वो ये होता है कि जो चीज कोशिका को जरूरत है वो बाहर से अपने अंदर ले लेगी और जो चीज कोशिका के अंदर उसकी जरूरत नहीं है उसको अपने से बाहर निकाल देगी। इसी का मतलब होता है अर्धपारगम्य। फिर से एक बार समझते हैं अर्धपारगम्य। अगर कोशिका को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो बाहर से बाहरी वातावरण से अपने अंदर आने देगी उसको। अगर उसकी जरूरत नहीं है, कोई चीज इसके अंदर ही है पहले से ही और वो वेस्ट हो गया, उसका जरूरत नहीं है, कोशिका की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करेगी? अपने से बाहर निकाल देगी। इसी को कहते हैं सिलेक्टिव परमेबल, यानी कुछ ही पदार्थ को अपने अंदर आने देती है और कुछ ही पदार्थ को अपने से बाहर जाने देती है। इसलिए हम लोग कोशिका को कहते हैं सिलेक्टिव परमेबल, अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम में भी कहते हैं हम लोग। अब आगे समझते हैं। अब इसके मॉडल दिया गया है। ये कोशिका झिल्ली जो है किससे मिलकर बनी होती है? तो जो कोशिका झिल्ली है लिपिड, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दोनों को मिला के लिपोप्रोटीन कहते हैं हम लोग, दोनों को मिला के लिपोप्रोटीन कहते हैं। अब इसके ऊपर भी कई सारे थ्योरी हैं। तो पहला थ्योरी है यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पहला जो थ्योरी दिया गया है कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो ये बताएं कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें जो पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन, ये रॉबर्टसन दिए थे, रॉबर्टसन के द्वारा बताया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें क्या बताए थे वो कि जो कोशिका झिल्ली है उसके ऊपर प्रोटीन होता है, नीचे भी प्रोटीन होता है, बीच में होता है लिपिड। यानी जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, इन्होंने बताए थे कि कोशिका के जो लेयर है, ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, नीचे भी प्रोटीन होते हैं और बीच में होते हैं लिपिड। ये बताए थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, ये बताया गया था और ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। बाद में एक और थ्योरी आया कोशिका के झिल्ली के ऊपर लेके, उसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, हिंदी में कहते हैं तरल मोजाइक मॉडल, हिंदी में कहते हैं तरल मोजाइक मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर और निकोलसन के द्वारा ये दिया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इन्होंने क्या बताया, ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या बताया? ये बताएं कि जो प्रोटीन होती है वो बीच में होती है, प्रोटीन जो होती है बीच में होती है और जो लिपिड
जो लिपिड होते हैं वो ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं, यानी दो परत लिपिड के ऊपर नीचे होते हैं और बीच में होती है प्रोटीन। ये बताए थे कौन? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी सिंगर और निकोलसन ने बताए थे। ठीक, यहाँ तक हम समझ लिए हैं। फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? पतली होती है, लचीली होती है और अर्धपारगम होती है। नहीं, अर्धपारगम का मतलब क्या है? ना इसमें सारा पदार्थ अंदर आ सकता है, ना ही इसके अंदर से सारा पदार्थ बाहर जा सकता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 75 एंगस्ट्रॉन होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके ऊपर दो संरचनाएं दिया गया है, दो थ्योरी दिए गए हैं। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसमें कहा गया है कि जो कोशिका झिल्ली है उसके ऊपर प्रोटीन होते हैं, नीचे भी प्रोटीन होते हैं, बीच में लिपिड होते हैं। दूसरा जो मॉडल दिया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो ऊपर होता है लिपिड, नीचे भी लिपिड और बीच में होता है प्रोटीन। यहां तक हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे देखते हैं कोशिका के कार्य। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है 1972 में दिया गया था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 में। आगे हम लोग देखते हैं इसके फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली के फंक्शन को समझ लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली क्या करता है कि ये कोशिका को आकार देता है। कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस आकार का कोशिका, आकृति का कोशिका होगा, वो कौन बताता है? तो सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन ही निर्धारित करेगा कि कोशिका की आकृति कैसी होगी। तो ये आकृति बताता है कि कोशिका की आकृति यानी कैसा उसका शेप हो। उसके बाद दूसरा बात ये क्या करता है, ये सिलेक्टिव परमेबल है। परमेबल यानी अर्धपारगम्य, कोशिका को अर्धपारगम्य कहते हैं। इसको मतलब हम समझा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। कोशिका के हम फंक्शन, कोशिका झिल्ली का फंक्शन लिखवा रहे हैं यहाँ पे। पहला फंक्शन है कि ये कोशिका की आकृति प्रदान कराता है। दूसरा कि ये सेलेक्टिव परमेबल होता है, यानी कोशिका के अंदर से कुछ ही पदार्थ बाहर जा सकते हैं और कुछ ही पदार्थ अंदर आ सकते हैं। और उसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा? तो वो सेल मेम्ब्रेन ही करेगा। उसके बाद ये कुछ सूक्ष्म जीवों में, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसके प्रचनल अंग, यानी हम लोग का चलने वाला, फिरने वाला, मूव करने वाला अंग कौन है? तो पैर है। तो ऐसे ही कुछ सूक्ष्म जीवों में कुछ प्रचनल अंग का निर्माण करवाता है सेल मेम्ब्रेन। जैसे सिलिया, कुटपाद, सिलिया हो गया, कुटपाद हो गया, ये प्रचनल अंग है, सूक्ष्म जीव जिसके मदद से चलते हैं। ये उन्हीं का अंग है, सिलिया है, कुटपाद है। इसी के मदद से जो जीव हैं चलते हैं। और ये सिलिया और कुटपाद का निर्माण कौन करवाता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन करवाता है, सिलिया कुटपाद का निर्माण करवाता है। फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला का भी निर्माण सेल मेम्ब्रेन ही कराता है। ठीक, यहाँ तक। और अगला देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे है, तो दो सेलों को अलग करने का काम कौन करेगा? तो सेल मेम्ब्रेन। दो सेल को अलग करने का काम, सेल को अलग, यानी एक सेल से दूसरे सेल को अलग कौन करता है? तो सेल मेम्ब्रेन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम अभी बताएं कि कोशिका क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, कि कुछ पदार्थ को अंदर आने देता है। तो कोई भी बाहरी पदार्थ सेल मेम्ब्रेन के अंदर जिस प्रोसेस से आता है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहरी पदार्थ को अपने अंदर ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। मान लीजिए कोई कोशिका में कोई चीज की जरूरत पड़ी, तो कोशिका झिल्ली क्या करेगा? उसको बाहर से अपने अंदर ले आए। तो कोशिका झिल्ली के मदद से कोई भी पदार्थ को बाहरी वातावरण से अपने अंदर लाना कहलाता है इंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या है? अगर कोशिका के अंदर ही कोई ऐसे वेस्ट पदार्थ हैं जिसका कोशिका को कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर कर देगा। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ है जो कोशिका के लिए जरूरी नहीं है, उसको बाहर कर देता है। ये क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं।
अब जो सेलेक्टिव परमेबल होता है इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक डिफ्यूजन और एक ओस्मोसिस यानी विसरण और परासरण होता है। विसरण मेथड और परासरण मेथड से ही कोई चीज को बाहर आने देता है या बाहर से अंदर जाने देता है, ये करता है सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को समझ चुके हैं, अब आगे देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब हम लोग कोशिका भित्ति को समझते हैं। तो जो जंतुओं की कोशिका है उनमें सेल मेम्ब्रेन ही सबसे बाहरी लेयर होता है, लेकिन अगर हम पादप की बात करें यानी पौधा की बात करें तो पौधा में जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो ये बना रहे हम, ये समझिए कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म है, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। सेल वॉल किस में पाए जाते हैं? तो ये पौधों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये पाया जाता है। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन था वो लिविंग सेल था, जैसे ही उसका कोई भी पार्ट टूटेगा तो खुद से बना सकता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है, ये अपना मरम्मत खुद से नहीं कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, यानी अपना मरम्मत ये खुद से नहीं कर सकता है। और ये जो सेल वॉल है ये किससे मिल के बने होते हैं? तो जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बना होता है, सेलुलोज से मिलके बना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल होते हैं और उनका सेल वॉल कुछ और ही चीजों से बना होता है, जैसे कि कवक हो गया। कवक का जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बना होता है? तो कवक का सेल वॉल पेक्टिन से मिलके बना होता है, पेक्टिन। तो जो कवक है उसके सेल वॉल पेक्टिन से मिलके बने होते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके फंक्शन यानी कार्य यानी फंक्शन, इसके फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ही देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन था वो अर्ध पारगम्य था, मतलब उनमें से कुछ ही पदार्थ बाहर आ सकते थे और कुछ ही पदार्थ अंदर जा सकते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें कोई भी पदार्थ बाहर आ सकता है या कोई भी अंदर जा सकता है। इसमें कोई झिल्ली ऐसे रोक टोक करने वाला काम नहीं है। फ्रीली में कोई भी चीज सेल से बाहर निकल के जा सकता है सेल वॉल से, और सेल वॉल में कहीं भी चीज अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए इसको पारगम्य कहा गया है। पारगम्य का मतलब हुआ कि सेल वॉल से होकर कोई भी चीज बाहर आ सकता है और कोई भी चीज अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, ये सेल वॉल के कारण। दूसरा काम देखें तो ये जो पादप कोशिकाएं हैं उसको मजबूती प्रदान करती है। ये जो सेल वॉल है कोशिकाओं की मजबूती प्रदान करती है। पौधे में जो कोशिका होती है उसकी मजबूती प्रदान करती है, स्ट्रांगनेस, मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद हम लोग देखें तो जो सेल वॉल है और इसका क्या काम है, तो सेल वॉल का और काम क्या है कि ये जो कोशिका है, पौधे की जो कोशिका है उसका आकार यानी आकृति कि उसका कोशिका कैसा होगा, पौधे की कोशिका कैसी होगी, उसकी आकृति कौन प्रदान करता है? तो सेल वॉल। तो सेल वॉल का काम है कि पौधे की कोशिका की आकृति प्रदान करना, आकृति यानी उसका आकार कैसा होगा वो कौन प्रदान करता है? तो पौधों में सेल वॉल करता है। उसके बाद अगला देखें तो जो सेल वॉल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो सेल वॉल ही करता है। तो सेल के अंदर जो भी चीज है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन को भी सेल वॉल सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगला इसका काम देखेंगे तो ये सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर से समझ लेते हैं, जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, मतलब ये टूटेगा तो अपना संरचना खुद से नहीं बना सकता है। ये पारगम्य होती है, मतलब इसमें से कोई भी पदार्थ आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और अंदर बाहर से भी अंदर आ सकते हैं। ये कोशिकाओं को, पादप की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, आकृति देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसके बाद कि जो सेल वॉल के बाद क्या है। तो सेल वॉल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। सेल वॉल हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। और थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं और एक काम इसमें ऐड कर लीजिएगा कि सेल वॉल है ये कोई भी कोशिका को सूखने नहीं देता है। पांचवा इसका फंक्शन है सूखने से बचाता है, कोशिका को सूखने से बचाता है, सूखने से बचाता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म हम लोग देखते हैं तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म समझेंगे। साइटोप्लाज्म को हम लोग समझते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के जो एरिया है, बीच में जो तरल पदार्थ भरे होते हैं, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर यानी ऊपर वाले साइड में, ऊपर थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसमें उसके ऊपर थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं और नीचे जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं और नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के जो महीन स्ट्रक्चर एकदम छोटे छोटे, इसको इंडोप्लाज्म कहते हैं, इंडोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो ऊपर यानी ऊपर के जो ऊपर थोड़ा सा बड़ा बड़ा, मतलब इंडोप्लाज्म से थोड़ा बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं सेल कॉर्टेक्स। सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म भी इसको कहते हैं, सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म भी इसको कहते हैं। सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म। अब देखते हैं कि क्या क्या कौन सा काम। एक्टोप्लाज्म किसको कहेंगे? तो जो ये सेल है, सेल के जो न्यूक्लियस के आसपास वाले जो रीजन यानी जो महीन कण है, साइटोप्लाज्म में जो बहुत ही छोटे कण है इसको इंडोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म या सेल कॉर्टेक्स। ये दोनों नाम है एक ही का। अब इंडोप्लाज्म का क्या काम है और जो सेल कॉर्टेक्स का क्या, एक्टोप्लाज्म का क्या काम है, इसको समझते हैं हम। ये जो महीन कण है ये प्रोटीन का सेंसलेशन करता है, प्रोटीन का सेंसलेशन। इसी में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम एकदम छोटा एक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का सेंसलेशन। और जो एक्टोप्लाज्म है ये क्या करते हैं, तो एक्टोप्लाज्म का काम है ये जैसे परिवहन हो गया, यानी एक चीज को दूसरा चीज में परिवहन करने में मदद करता है। और क्या करता है, जो बाहर जो इलास्टिक यानी जो इलास्टिक का जो लचीलापन प्रदान करता है, ये कौन मदद करता है, सेल कॉर्टेक्स ही है जो लचीलापन करता है। लचीलापन सेल कॉर्टेक्स के कारण ही लचीलापन कोशिका में होती है। उसके बाद मजबूती यानी स्ट्रॉन्गनेस कौन प्रदान करता है, तो ये सेल कॉर्टेक्स, बाहर वाला ही परत मजबूती भी प्रदान करती है। ये सब हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि ये जो सेल साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर 80%, साइटोप्लाज्म के अंदर 80% जल भरा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर 80% जल भरा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी संरचनाएं हैं उस सबको मिला के क्या कहते हैं, तो कोशिका अंगक कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी संरचनाएं हैं उसको कहते हैं कोशिका अंगक। इंग्लिश में सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी संरचनाएं हैं उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच के रीजन को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो ऊपर वाला यानी जो बड़े बड़े साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, यानी जो बड़ा है थोड़ा सा उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इंडोप्लाज्म। जैसे इंडोप्लाज्म में क्या काम होगा, प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन निर्माण होता है इंडोप्लाज्म में। इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कराता है। उसके बाद जो बाहर वाला जो इसका स्ट्रक्चर है जो इसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, ये मजबूती देता है, कोशिका को परिवहन में मदद करता है, लचीलापन, ये सब कौन कराता है, तो सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म कहते हैं, करवाता है। इसमें 80% इसमें जल पाया जाता है और इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम लोग कहते हैं
सेल ऑर्गेनल। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद सेल ऑर्गेनल में दो तरह की संरचनाएं होती है, एक जीवित और एक मृत संरचनाएं होती है, उसको दोनों को हम लोग समझते हैं। और एक काम और लिख लीजिए, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक जितना भी हमारे जीने के लिए जो भी प्रक्रियाएं जरूरी है उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म में एक चीज का, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स, एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। हम लोग सेल मेम्ब्रेन को समझ चुके हैं, सेल वॉल को समझ चुके हैं और साइटोप्लाज्म को समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के ही अंदर पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो उसको हम लोग समझते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। हिंदी में कहते हैं इसको अंतःप्रद्रवी जालिका। आप समझते हैं। जैसे ये हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये फैला हुआ होता है। एकदम पतली महीन नालियों के समान इसकी संरचना होती है। पतली महीन एकदम नालियों के समान इसकी संरचना होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के बीच फैली पतली महीन नालियों के समान झिल्लीदार युक्त संरचना को ही कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम समझ गए। ये कहां से कहां तक फैली है, तो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, यानी न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये फैली होती है। ठीक। अब इसका टाइप्स देखेंगे तो ये दो तरह के होती हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ ईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा रफ ईआर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो स्मूथ ईआर है ये, इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए, जैसे इसके ऊपर कुछ दाने जैसा संरचना नहीं है, और जो रफ ईआर है इसके ऊपर ही छोटे छोटे दाने जैसे संरचना होती है जिसको राइबोसोम कहते हैं। तो स्मूथ ईआर पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और रफ ईआर पे राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो राइबोसोम है प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसलिए रफ ईआर भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोटीन के निर्माण में मदद करा रहा है। तो इस रफ ईआर में ही प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। और जो स्मूथ ईआर है ये वसा का निर्माण करता है, वसा का संश्लेषण करता है। वसा का संश्लेषण समझ चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच फैली महीन नालियों के जैसे झिल्लीदार संरचना को ही कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैली होती है। इसके ऊपर जो अगर छोटे छोटे दाने जैसे अगर संरचना दिखाई दे रहा है तो वो वो राइबोसोम है। क्या है, जिस पे राइबोसोम पाए जाते हैं उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते उसको स्मूथ ईआर कहते हैं, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इस पे राइबोसोम होते हैं तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और जो स्मूथ ईआर होते हैं इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं, लेकिन ये किसका संश्लेषण करते हैं, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो है ये क्या, इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग का जो शरीर है, हमारे शरीर किस पे निर्भर है, स्केलेटन पे यानी बोन्स पे। बोन्स ही है जिसके कारण हम लोग ऐसे हमारा ढांचा बना है शरीर का। अगर बोन्स को हटा दिया जाए तो हम फुटबॉल जैसा चिपटा हो जाएंगे हम लोग। वैसे ही ये जो अगर बीच से इसका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को गायब कर दिया कोशिका से, तो कोशिका की आकृति खत्म हो जाएगी। यानी कोशिका का आकृति बनाने में इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ही क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका
का कंकाल। तो कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कहते हैं, कोशिका का कंकाल। आगे देखते हैं, अब इसका काम क्या है। तो ये इसका मुख्य काम जो है कि अगर न्यूक्लियस से कोई चीज को दूसरे सेल में ले जाना है, न्यूक्लियस में कोई चीज है, कोई पदार्थ है, उसको दूसरे सेल में ले जाना है, तो ले जाने का काम कौन करेगा? रास्ता कौन बनेगा? पाथवे, यानी रास्ता कौन बनेगा? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनेगा। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम परिवहन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है। यानी इस पे प्रोटीन बन गया, इस प्रोटीन को पूरे सेल में कौन ले जाएगा? तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ले जाने में मदद करेगा। तो सीधे सीधे हम लोग कहेंगे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये परिवहन का कार्य कर रहा है, और इस पे प्रोटीन राइबोसोम पाए जाते हैं, तो उस पे प्रोटीन बनता है। तो मुख्य तौर पे ये तो परिवहन हर पदार्थ का करता है, लेकिन मुख्य तौर पे बोला जाए तो ये परिवहन में सबसे ज्यादा किसको परिवहन करने में मदद करता है? तो प्रोटीन को परिवहन में ये मदद करता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रोटीन को ही ले जाता है, ये बहुत सारे पदार्थ को ले जाते हैं, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से पूछा जाए तो प्रोटीन का परिवहन में मदद करता है। ठीक, आगे देखेंगे, जैसे हार्मोन्स जो होते हैं या तो स्टेरॉइड होते हैं, नहीं तो क्या, नहीं तो प्रोटीन होते हैं। तो जो हार्मोन्स हैं स्टेरॉइड का जो निर्माण है वो स्मूथ ईआर करता है। हार्मोन जो होते हैं जो स्टेरॉइड के बने होते हैं, नहीं तो प्रोटीन के। तो जो स्टेरॉइड के हार्मोन बने जैसे एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन है ये कौन निर्माण करता है? स्मूथ ईआर, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक, अगला देखेंगे, ये विषैले पदार्थ, जो विषैले पदार्थ है, विषैले पदार्थ जैसे शराब हो गया, का विषैले पदार्थ का प्रभाव को कम करता है, प्रभाव को कम करता है। तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये विषैले पदार्थ के प्रभाव को कम कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट, उसके जो खतरनाक पदार्थ है वो हमारे शरीर पे प्रभाव डालेंगे। तो उसके प्रभाव को कम करने में कौन मदद करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मदद करता है। आगे देखते हैं, और इसका क्या काम है? परिवहन का काम हम लोग समझ गए, विषैले पदार्थ का ये प्रभाव को कम कर देता है। और देखेंगे, इसकी खोज पूछी जाए कि इसका खोज कौन किया। इसको खोज करने में 3 वैज्ञानिक थे, पोर्टर, क्लाउडे और फूलम। ये 3 वैज्ञानिक थे जो इसके खोज करने में मदद किए थे। तो कौन कौन थे? पोर्टर, क्लाउडे, फूलम, ये 3 वैज्ञानिक थे। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम महीन झिल्लीदार संरचना है जो कोशिका और न्यूक्लियस के बीच में पाई जाती है। न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच से जुड़ी रहती है। ये 2 तरह की होती है, स्मूथ ईआर, रफ ईआर। स्मूथ ईआर वसा का संश्लेषण करता है, रफ ईआर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। रफ ईआर पे ही राइबोसोम पाए जाते हैं। ये कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है और मुख्य रूप से ये परिवहन का कार्य करता है। स्टेरॉइड हार्मोन का भी निर्माण कौन करता है? स्मूथ ईआर। विषैले पदार्थ का प्रभाव को कम कर देता है कौन? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विषैले पदार्थ का प्रभाव को कम करता है। इसमें से भी कौन? स्मूथ ईआर, यानी स्मूथ ईआर ही विषैले पदार्थ को प्रभाव को कम करता है। इसके खोज कौन किए थे? पोर्टर, क्लाउडे और फूलम। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद हम लोग राइबोसोम को पढ़ेंगे। राइबोसोम, तो राइबोसोम को हम लोग समझते हैं। ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में ही धागे के समान संरचना को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर दाने जैसी गोलाकार थैली के समान जो संरचनाएं पाई जाती है, दाने जैसी गोलाकार थैली के समान जो संरचनाएं पाई जाती है, इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में अकेले गुच्छे के रूप में भी पाए जाते हैं, अकेले गुच्छे के रूप में भी पाए जाते हैं। यानी राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में अकेले गुच्छे के रूप में भी पाए जाते हैं। ये जो अकेले गुच्छे के रूप में जो पाए जाते हैं इसको कहते हैं पॉलीसोम।
तो जो राइबोसोम अकेले गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉलीसोम। ये गुच्छे के रूप में बांध के रखने वाला जो प्रोटीन है जो भी है उसका नाम क्या है, mRNA। mRNA mRNA। तो पूछे जाए कि ये पॉलीसोम किससे बांध के रहते हैं, तो mRNA से ये बांध के रहते हैं। ठीक, अब समझेंगे कि राइबोसोम जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो राइबोसोम है ये प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन और आरएनए से मिलके बने होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, राइबोसोम जो हैं दो तरह के होते हैं। तो ये दो तरह के कौन कौन, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम, यानी एस का मतलब सब यूनिट है। ये जो 70S राइबोसोम है ये 30S सब यूनिट और 50 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। और जो 80S राइबोसोम है ये 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इसका काम क्या है, इस राइबोसोम का काम क्या है। तो राइबोसोम का प्रमुख जो कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो ये राइबोसोम में होते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में ही होता है, इसलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये जो राइबोसोम है ये कोशिका में सबसे छोटा कोशिका अंगक है। जितने भी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे यानी कोशिका अंगक पढ़ेंगे उनमें सबसे छोटा जो कोशिका अंगक है वो कौन है, तो वो राइबोसोम है। तो सबसे छोटा कोशिका अंगक, सबसे छोटा। और इसके बाहर जैसे कोई भी इसके सेल ऑर्गेनल हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाहर कोई ना कोई झिल्ली होती है, ये इसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होती, यानी राइबोसोम के बाहर किसी भी तरह की झिल्ली नहीं होती। इसका खोज को हम लोग देखें तो इसका खोज कौन किए थे, इसके खोज, तो सबसे पहले ये पादप कोशिकाओं में इसका खोज हुआ था। राइबोसोम का खोज सबसे पहले पादप यानी पौधे के कोशिकाओं में हुआ था और उसका खोज किए थे रॉबिन्सन और ब्राउन। और बाद में जाके जंतु कोशिका में भी इसका खोज हो गया, और जंतु कोशिका में इसका खोज पूछा जाए तो जंतु कोशिका में पैलाडे खोज किए थे। और ये जो राइबोसोम है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, और ये यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आगे हम लोग समझेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इन दोनों में पाई जाती है। एक बार समझ लेते हैं। तो जो राइबोसोम है छोटे दाने जैसी संरचना है, गोल संरचना है, थैली के आकार का। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं और अकेले साइटोप्लाज्म में अकेले भी पाए जाते हैं, जिसको पॉलीसोम कहते हैं। ये किससे बंधे होते हैं, पॉलीसोम mRNA से। ये मिल किससे बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए से। कार्य इसका क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, यानी राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम 30 सब यूनिट और 50 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और 80S राइबोसोम 40 सब यूनिट और 60 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले इसका खोज पादप कोशिका में हुआ था, जिसका खोज रॉबिन्सन और ब्राउन किए थे। बाद में जंतु कोशिका में भी इसका खोज हुआ, ये पैलाडे किए थे। और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंगक है, और इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। आगे हम लोग समझते हैं, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं, अब आगे समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी है, इसका खोज कौन किए थे, तो कैमिलो गोल्जी बॉडी का खोज
कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का खोज कौन किए थे? तो कैमिलो गोल्जी किए थे। अब इसको समझेंगे, जैसे कोशिका के अंदर हम लोग देखेंगे, यानी जो भी कोशिका अंग होगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, ये तो शुरू में ही हम बता चुके हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही छड़ जैसी एक संरचनाएं होती है, एक के ऊपर एक पैरेलल होती है, एक के ऊपर एक पैरेलल होती है, और बीच बीच में थैली जैसी संरचनाएं भी होती है, बीच बीच में थैली जैसी संरचनाएं भी होती है। इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। हालांकि ये जो गोल्जी बॉडी है ये जंतु के कोशिका का गोल्जी बॉडी है। पादप में देखा जाए तो पादप में ये जो गोल्जी बॉडी है ये अलग अलग छड़ जैसी संरचनाओं में बिखरी होती है, अलग अलग ये रहती है, अलग 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 अलग। तो पादप कोशिकाओं में जो गोल्जी बॉडी है ये अलग अलग संरचनाओं में विकसित होती है, बिखरी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्टिसोम। डिक्टिसोम। तो जंतु में जो गोल्जी बॉडी है एक के ऊपर एक पैरेलल रहती है, और एक पास ये बंधी, एक पास ही रहती है ये। और जैसे पादप में ये सब अलग अलग होती है। तो जो पादप में जो कोशिकाएं हैं जो अलग अलग है, जो गोल्जी बॉडी है, इसको डिक्टिसोम कहते हैं, और ये जंतु के गोल्जी बॉडी है। इसका खोज कौन किए? कैमिलो गोल्जी। अब ये जो छड़ जैसी संरचना है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, सिस्टर्नी। और ये जो अलग है, जो थैली जैसी गोल संरचना है, ये जो अलग हो गई है इसको वेसिकल कहा जाता है, वेसिकल। और ये अभी जो वेसिकल ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको लार्ज वेसिकल या सेक्रेटरी वेसिकल भी कहते हैं, लार्ज वेसिकल या सेक्रेटरी। और ये जो अभी निकल रहा है, ये फॉर्मिंग हो रहा है, तो इसको स्मॉल वेसिकल या न्यू फॉर्मिंग वेसिकल, न्यू फॉर्मिंग वेसिकल कहते हैं। तो इसकी संरचना देखें तो ये जो छड़ जैसी संरचना है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है, और ये जो बाहर निकल गया इसको सिस्टर्नी को, ये वेसिकल को सेक्रेटरी वेसिकल या लार्ज वेसिकल कहते हैं, और ये जो बन रहा है अभी इसको न्यू फॉर्मिंग वेसिकल कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो इसका काम क्या है, ये मेन काम क्या करता है? तो इसका मुख्य काम है, अगर गोल्जी बॉडी के कोई कार्य पूछे तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कार्य है इसका सिक्रेशन करना, यानी श्रवण। हिंदी में बोलते हो श्रवण और इंग्लिश में सिक्रेशन, सिक्रिएशन, श्रवण का काम। उसके बाद और क्या काम है इसका? पैकेजिंग का काम है, पैकेजिंग, 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 पैकेजिंग का काम करता है। और क्या काम करता है? संग्रह, यानी स्टोरेज का काम करता है। अब किसका स्टोर करेगा? तो इसमें किस चीज, कौन कौन सी चीज है? बहुत सारी। जो कोशिका में जो भी पदार्थ की जरूरत है वो सारे पदार्थ गोल्जी बॉडी में ही स्टोरेज रहते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये सब कहाँ पे रहता है? अगर कोशिका के अंदर कहीं भी ये चीज़ों की कमी हुई तो उसका सिक्रेशन कौन करेगा? उसको पूर्ति कौन करेगा? तो उसका पूर्ति करेगा गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में भी हम लोग ये समझ चुके हैं। आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइजोसोम। अब हम लोग लाइजोसोम को समझते हैं। ये लाइजोसोम क्या है? तो साइटोप्लाज्म में थैली के समान संरचनाएं पाई जाती है, थैली के समान संरचनाएं। साइटोप्लाज्म में थैली के समान संरचनाएं पाई जाती है। इस थैली के समान संरचनाएं में पावरफुल, पावरफुल यानी शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, एंजाइम, एंजाइम होते हैं। ये जो लाइसोसोम है इसमें थैली के समान संरचनाएं होती हैं, और ये थैली के समान संरचनाएं में क्या होते हैं? पावरफुल एंजाइम होते हैं, पावरफुल एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करते हैं? अगर कोई कोशिका, जो कोशिका पुरानी हो गई, तो कोशिका जो पुरानी हो गई उसको वो अगर टूट फूट जाती है, कोशिका कोई भी वजह से टूट फूट जाती है, तो ये लाइसोसोम में जो पावरफुल एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं? उस अपने ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसमें से एंजाइम निकलता है और अपने ही कोशिका पे छिड़क देता है, जिससे वो कोशिका अपने ही कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये जो कोशिकीय है, कोशिकीय, इसका फंक्शन पूछा जाए तो कोशिकीय पाचन, पाचन यानी इसका मतलब हुआ कि अपने ही कोशिका को नष्ट करना कर देता है। कौन? तो ये लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक है, जैसे मान लीजिए कोई सेल ऑर्गेनल है,
वो पुराना हो गया या सही ढंग से वो काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस पर अपना एंजाइम छिड़क देगा। इसमें जो एंजाइम होते हैं उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, और उसको एंजाइम छिड़क के अपने ही सेल ऑर्गन को खत्म कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोशिकीय पाचन कौन कराता है, तो लाइसोसोम कोशिकीय पाचन करने में मदद करता है। और इसका काम, ये बैक्टीरिया, वायरस, ये बैक्टीरिया वायरस से हमें क्या करते हैं, सुरक्षा पहुंचाते हैं, सुरक्षा। बैक्टीरिया और वायरस से ये क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। और इसका क्या है, और ये अपने ही कोशिका को मार रहे हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली। इंग्लिश में सुसाइडल बैग कहते हैं, इंग्लिश में सुसाइडल बैग। तो एक बार फिर समझ लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की संरचना जो होती है, थैली जैसी संरचनाएं होती है, इसमें पावरफुल एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ एंजाइम ऐड हो जाएगा, एंजाइम पाए जाते हैं, और इसका काम क्या है, कोशिकीय पाचन करना, यानी अपना कोई भी कोशिका टूट फूट जाता है तो उसको पचा देता है, अपना एंजाइम को छिड़क के उसके ऊपर। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया से वायरस को, बैक्टीरिया जो सेल है उसको बैक्टीरिया और वायरस से सेल को बचाता है, और ये अपने ही कोशिका को पाचन कर दे रहा है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, और इंग्लिश में सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो हम लोग लाइसोसोम को भी समझ चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। इसको साफ कर देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, जितने भी कोशिका अंगक है वो सब साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर इसका बदलते रहता है। कभी ये सिलेंड्रिकल हो गया, कभी ये रॉड शेप हो जाएगा, रॉड शेप, कभी ये स्फेरिकल। तो इसका जो संरचना है बदलते रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना बदलते रहता है, बदलते रहता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खोज कौन की है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन की है, ऑल्टमैन। अब इसको हम लोग समझते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करने में, इसका काम क्या है, यानी इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसके फंक्शन यानी काम। तो ये क्या करता है, कोशिकीय श्वसन कराता है, यानी हम लोग का जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम लोग कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, या हिंदी में कहें तो कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कहाँ पे होती है, कोशिकीय श्वसन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब कोशिकीय श्वसन होती है तो उसी दौरान ये एटीपी का निर्माण करता है। जब कोशिकीय श्वसन होता है तो उसी के दौरान ये जो एनर्जी का निर्माण करता है एटीपी के फॉर्म में करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो कोशिकीय श्वसन जब होता है तो उस समय ये एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी, एटीपी को एनर्जी करेंसी भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि एटीपी क्या है, ऊर्जा देने का काम करता है, इसलिए एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस, ऊर्जा गृह, तो ऊर्जा गृह देखते हैं, ऊर्जा गृह। तो कोशिकी, फिर से एक बार समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आकार होते हैं हमेशा बदलते रहते हैं, कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक, इसका खोज ऑल्टमैन ने किए थे। इसका मेन काम क्या है, तो कोशिकीय श्वसन करना। इसका मेन काम क्या है, कोशिकीय श्वसन। और ये इसमें जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें जो एनर्जी बनता है एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में बनता है, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और एनर्जी कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। थोड़ा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना दे रहे हैं हम, एक किसका बना दे रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दे रहे हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में लिक्विड जैसे सब्सटेंस भरे होते हैं, लिक्विड जैसे सब्सटेंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ढेर सारे लिक्विड जैसे सब्सटेंस भरे होते हैं जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस भरे होते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं कहीं पे अकेले राइबोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर अकेले और गुच्छे में भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, अपना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और क्या क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो समझते हैं। तो मैट्रिक्स देख लिए, डीएनए देख लिए, राइबोसोम देख लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया को और स्ट्रक्चर को जूम करके हम लोग देखें तो इसमें अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, अंगुली जैसी संरचनाएं, ये मुड़ी हुई अंगुली जैसी संरचनाएं पाई, जिसको क्रिस्टी कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। यहीं पे श्वसन का प्रक्रिया क्रिस्टी में ही संपन्न होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए को भी रखता है, डीएनए भी पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं और सारे बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। और इसमें ये जो मुड़ा हुआ अंगुली की जैसी संरचना है उसको क्रिस्टी कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके हैं होंगे। हम लोग लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को भी समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिए तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड, ये जो प्लास्टिड है ये केवल पौधे की कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु की कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये जो प्लास्टिड है ये क्या होती है, ये तो पहले पौधे में पाए जाते हैं, जंतु में ये नहीं पाई जाती है, जंतु में ये नहीं पाई जाती। ये जो प्लास्टिड है पौधे के सबसे बड़ा कोशिका अंगक है। पौधों में सबसे बड़ा कोशिका अंगक, पौधे के सबसे बड़ा कोशिका अंगक, पौधे के सबसे बड़ा कोशिका अंगक, बड़ा सेल ऑर्गेनल यानी कोशिका अंगक। पूछा जाएगा कि पौधों में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है, तो वो है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्लास्टिड के जो काम क्या है, तो और भी समझते हैं। ये जो प्लास्टिड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इनमें भी अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। जो प्लास्टिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। और ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, यानी अगर एक कोशिका से ये दूसरी कोशिका में बना सकते हैं। ऐसे कोशिका विभाजन अकेले स्वयं ही ये अपना सेल्फ रिफ्लेक्टिंग यानी कोशिका विभाजन कर सकते हैं। अपने जैसे एक डीएनए है तो इसे विभाजित करके 2 डीएनए में बदल सकते हैं, यानी सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्लास्टिड कर सकते हैं। और ये जो प्लास्टिड होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है, यानी रंगहीन होता है, रंगहीन। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये जड़ों में पाए जाएंगे। ऐसे एरिया में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है तो उस एरिया में पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो जहाँ जड़ में, तना में, तना अंडरग्राउंड स्टेम, जड़ अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टीम का मतलब उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचता। तो जहाँ सनलाइट नहीं पहुंचता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। इसका मेन कार्य क्या है, स्टोरेज करना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, तो क्रोमोप्लास्ट, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये रंगहीन था, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें रंगीन होता है, ये रंगहीन नहीं होता, ये रंगीन होते हैं। इस क्रोमोप्लास्ट के कारण ही गाजर का रंग कैरोटीन होता है। कैरोटीन जो क्रोमोप्लास्ट है ये एक लवक है, पिगमेंट है, जो इसमें कैरोटीन, ये कैरोटीन एक लवक है जिसके कारण गाजर का रंग, अपना गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का रंग जो लाल होता है लाइकोपीन के कारण होता है। वो सब किसमें पाए जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में। और पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये सब किसमें आएंगे, क्रोमोप्लास्ट में। तो ये रंगीन होता है।
इसी के कारण पौधे या फलों का रंग, पौधे या फलों का रंग प्रदान करता है, पौधे और फलों का रंग प्रदान करता है। तो क्रोमोप्लास्ट भी समझ गए। क्रोमोप्लास्ट यानी कि पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। तो इसका मेन काम क्या है, पौधे और फलों में को रंग प्रदान करना क्रोमोप्लास्ट का काम है। अब आगे हम लोग देखते हैं वैक्यूलस यानी रसधानी। वैक्यूलस, वैक्यूलस यानी रसधानी को हम लोग समझते हैं। तो ये जो रसधानी होती है ये जंतु कोशिका में छोटा होती है, बहुत छोटा, और टेम्पररी होती है, यानी हमेशा के लिए नहीं होती है। जंतु कोशिका में छोटा और टेम्पररी होती है। वहीं पादप कोशिका में ये बड़ा होती है। पादप कोशिका में जो रसधानी होती है ये बड़ा होती है। सबसे पहले रसधानी यानी वैक्यूलस का बात समझें तो जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है। ये एक थैली के समान संरचना होती है। इस थैली के समान संरचना में एक लिक्विड भरा होता है जिसको सेल सैप कहते हैं, कोशिका रस, सेल सैप। इस सेल सैप में एमिनो एसिड, प्रोटीन, बहुत सारे चीज भरे होते हैं इसमें सेल सैप में। और ये रसधानी जो है पादप कोशिका के 90% एरिया को कवर किए रहते हैं। 90% एरिया को ये आयतन को घेरे रहते हैं रसधानी। और इसका क्या काम है, ओस्मो रेगुलेशन का काम है। यानी समझ लीजिए कि ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर जो वातावरण है उसमें अगर सांद्रता ज़्यादा हो गया, यानी उधर लिक्विड टाइप ज़्यादा हो गया, तो इसमें से क्या होगा, अगर उधर लिक्विड कम हो गया कोशिका के बाहर तो इसमें से सारा निकल जाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए, यानी बाहरी संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है, रसधानी, यानी ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। रेगुलेशन, तो ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। और ये पौधों को कठोरता प्रदान करता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? तो एक कोशिका को टूट के दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग कोशिकाओं में बंट जाना सेल डिवीजन कहलाता है। एक कोशिका को टूट के दो या दो से अधिक अलग अलग कोशिकाओं में बदल जाना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक मिटोसिस और एक मियोसिस। तो सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है।